हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोगों का लास्ट हिस्ट्री में अब सिर्फ जर्मनी यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का केस ये सब बाकी है। अपन लोग एक बार देख लेते हैं कि जर्मनी यूनिफिकेशन में क्या हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था वो 1848 में, पता है, लिबरलिस्ट लोग मूवमेंट कर रहे थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, पर ना सुपर पावर ने उनको दबा दिया था, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। पर मैंने तुमको क्या बताया था, उस मूवमेंट के बाद अब रिवॉल्यूशनरीज है ना स्ट्रांग हो गए थे और सुपर पावर को रियलाइज़ होने लग गया था कि हम अब ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ ना, फ्रांस तो तुमको पता है, मैंने इंडिपेंडेंस बता दिया था कि वो इंडिपेंडेंट हो गया था। हुआ क्या था कि नेशनलिस्ट फीलिंग ना सब जगह बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। उन लोगों ने पार्लियामेंट बना के सब ट्राई वाई किया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो दब चुका था, बट ठीक है, कोई नहीं। इस बार क्या किया ना इन लोगों ने, ये रिवॉल्यूशनरीज ने प्रूशिया की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली? प्रूशिया की हेल्प ली। प्रूशिया ने क्या किया ना, उसने लीडरशिप ली इस मूवमेंट की और उसने बोला ठीक है, मैं तुम लोगों को क्या दिलाऊंगा, इंडिपेंडेंस दिलाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, प्रूशिया ने टोटल 3 कंट्रीज के साथ 7 ईयर्स तक वॉर लड़े। वापस प्रूशिया ने 3 कंट्रीज के साथ 7 ईयर्स तक वॉर लड़े और फाइनली उसने इटली को क्या दिला दिया, यूनिफिकेशन दिला दिया। फिर 18 जनवरी 1871 में क्या हुआ ना, एक असेंबली आई। असेंबली में जो भी सारे रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाए गए और जो जो जर्मनी को मतलब इंडिपेंडेंस मिला है ना, उसका है ना हेड किसको बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का हेड किसको बना दिया गया था, कैसर विलियम वन को। किसको? कैसर विलियम वन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ऐसा है कि The nation building process in Germany has demonstrated the dominance of Prussia state power. यहाँ पे ये जो जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ ना, उसके अंदर प्रूशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ये बताया जा रहा है। ठीक है, पर एक बार देख लेते हैं वापस जर्मनी यूनिफिकेशन में क्या क्या बोला है कि nationalist feeling was widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite different region of German confederation into nation state governed by elected parliament बना के वो लोगों ने ट्राई किया कि हम सब जगह nationalist feeling डेवलप करें। Prussia, after repression of movement, took leadership of the national unification. Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of Prussia army and bureaucracy. ठीक है, प्रूशिया ने अब ये मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया। उस टाइम मैंने ये नेशनल यूनिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, उसके जो हेड थे वो पूरा डिफाइन कौन किया था? ओटो वन बिस्मार्क। किसने? ओटो वन बिस्मार्क ने डिफाइन किया था। और उसमें प्रूशियन आर्मी भी थी और वो लोग सब हेल्प कर रहे थे जर्मनी को क्या दिलाने में, इंडिपेंडेंस दिलाने में। ठीक है, 3 वॉर्स हुए फॉर 7 ईयर। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीन कंट्रीज के साथ। एंडेड इन प्रूशिया विक्ट्री, और जीता कौन? प्रूशिया जीत गया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। और जर्मनी को क्या मिल गया? यूनिफिकेशन। पे ऑन 18 जनवरी 1871, डेट याद रखना, 18 जनवरी 1871 एक असेंबली बुलाई गई जिसमें प्रिंस जो भी जर्मन स्टेट के प्रिंस है उनको बुलाया गया, आर्मी के जो लोग हैं उनको बुलाया गया, जो प्रूशिया के जो मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट उनको बुलाया गया, ओटो वन बिस्मार्क को बुलाया गया, और ये सब लोग गैदर हुए और फाइनली एक कहाँ पे ये लोगों ने मीटिंग की? वर्सली में मीटिंग की। कहाँ? वर्सली में। और किसको वहाँ का किंग बना दिया गया? किसको बना दिया गया? कैसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया को वहाँ का क्या बना दिया गया? हेड बना दिया गया, जर्मन का हेड बना दिया गया, जो भी पार्लियामेंट है उसका। ओके, ये जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है जर्मन का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रूशिया का था। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको ना ये बता चुकी हूँ कि इटली है ना नेशन स्टेट नहीं था, उसको 7 पार्ट में डिवाइड करके वहाँ पे 7 रूलर्स थे, और वो 7 रूलर में से सिर्फ एक रूलर था जो इटली का था, वरना और 6 रूलर्स थे ना वो इटली के नहीं थे, वो दूसरी जगहों के और दूसरी लैंग्वेजेस के थे। तो हुआ क्या ना, इटली इतना ज़्यादा डिवाइडेड था। मैंने तुमको बताया था ग्यूसेपे मेज़ानी बोला था कि मुझे इटली को यूनाइट करें, तो ग्यूसेपे मेज़ानी ने बहुत सारा ट्राई किया कि कैसे न कैसे करके हम लोग इटली को यूनिफाई करवाए, तो पर हो नहीं पाया। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? वो जो 7 स्टेट में से एक स्टेट का जो किंग था ना, जो इटली वाला, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि वो कैसे भी करके बच्चे कुछ 6 लोगों को हरा के इटली को यूनिफाई करें। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद ली और इस तरह से इटली ने ट्राई किया कि वो थोड़ा सा क्या करे, यूनिफाई करने की कोशिश करे। उसके बाद बहुत सारे लीडर सामने आए, उन लोगों ने बहुत सारा रिवॉल्यूशंस किए और रिवॉल्यूशंस करके 6 लोग थे उन लोगों को भगा के बाद में फाइनली अपनी क्या बोली, इटली को यूनिफिकेशन दिला दिया। पर एक बार रीड कर लेती है, मैंने तो सिर्फ तुमको ऊपर से बताया। ठीक है, Italians were scattered
over several dynasties, states as well as multinational Habsburg Empire। मैंने तुमको बताया इटालियन बहुत जगह स्प्रेड थे, वहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स का रूल था। मिड ऑफ 19th सेंचुरी इटली को 7 स्टेट में डिवाइडेड था, जिसमें से सिर्फ एक सर्दिनिया सर्दिनिया से एक कंट्री थी जहाँ पे इटालियन प्रिंस था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे क्योंकि इतने वेरिएशन के लोग थे, इतने वेरिएशन के राजा लोग थे, तो वहाँ की लैंग्वेजेस भी, इटली में बहुत अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस भी थी। ठीक है, यूसीपी मिजानी है सॉट टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ही हैड ऑल्सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली ड्यू टू द फेल ऑफ रिवॉल्यूशनरी 1831 एंड 1848। द मेंटल नाउ फॉल ऑन किंग विक्टर एमनुएल टू। किंग विक्टर एमनुएल टू, ये जो इटली में एक प्रोविजन का जो राजा था ना इटली वाला, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि और सारे रिवॉल्यूशनरीज ने ट्राई किया इटली को यूनिफाई करवाने का, वो यूनिफाई नहीं करवा सके, तो अब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे चेवोर जो थे ना, चेवोर ना ही वो रिवॉल्यूशनरीज थे, ना ही वो, उनको ये सब में कुछ पार्ट था, पर बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने है ना ये इटली को यूनिफिकेशन करवाने का जो प्रोसेस है उसको चालू करवाया। वो भी दूसरे लोगों की तरह एलाइट लोगों में आते थे, वो फ्रेंच बोलते थे, उनको भी इटली इतनी अच्छे से बोलनी नहीं आती थी। ठीक है, with tactful alliance with France engineered by Cavour, Sardinia succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। ये जो सर्दिनिया, जहाँ एक मैंने बोला ना 7 में से एक जो इटालियन राजा था, उसने फ्रांस की मदद से प्रुशिया, किसको हराने में वो लोग सक्सेसफुल हुए, ऑस्ट्रिया को हराने में सक्सेसफुल हुए। कब, 1859 में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर्स जॉइंस फेरी अंडर लीडरशिप ऑफ गरी बदली एक रिवॉल्यूशनरी थे, उनके लीडरशिप में बहुत सारे वॉलेंटियर्स ने, जो आर्मी वाले नहीं थे बट उन्होंने ऐसे ही ज्वाइन किया, वो लोग साउथ में गए, इटली के साउथ में गए, और वहाँ पे 2 किंगडम से, वो किंगडम को हरा के इटली को क्या करवाया, वहाँ से भी वो जो 2 किंग्स हैं उनके भी रूल से आज़ाद करवा दिया। फिर 1861 में सारा इटली यूनिफाई हो गया और विक्टर एमनुएल टू को इटली का क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया। अभी भी इटली में क्या दिक्कत थी ना, इटली के लोग अभी भी थोड़े अनएजुकेटेड थे, उन लोगों को ये नेशनलिस्ट लिबरलिस्ट का कंसेप्ट नहीं पता था। हम लोग जब बोलते थे, वो लोग ऐसा बोलते थे ना, इटालिया मतलब उन लोगों को एक कॉमन इटली बनानी थी। ठीक है, इन लोगों को एक यूनिफिकेशन करना था इटली का, बट वहाँ के पीसेंट्स लोगों को क्या लगता था कि ये वर्ड है ला लेटिया, और वो लोग बोलते थे ला लेटिया मतलब जो है ना हमारा किंग है ना, उसकी वाइफ का ये नाम है। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन, तो मतलब ये बता रहा है कि इटली के लोगों में अभी भी यूनिफिकेशन होने के बाद भी अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग बहुत ज़्यादा थे। ओके स्टूडेंट्स, वापस एक बार देख लो क्या है, 7 प्रोविंसेस थे। ठीक है, उसमें सिर्फ एक जगह इटली वाला रूलर था। उसके बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशन करवाने की सबने ट्राई की बट नहीं हुआ। फिर उस एक राजा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उसने फ्रांस के साथ मिलके पहले तो ऑस्ट्रिया को हराया, उसके बाद गरी बदली ने साउथ में 2 किंगडम्स को हरा के अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे करके करके छोटे छोटे सारे जो भी प्रोविजन है उसको हरा के इटली को यूनिफाई कर दिया और विक्टर एमनुएल टू को राजा बना दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट आते हैं ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात नहीं है, ब्रिटेन पहले ऐसा कुछ था ही नहीं ब्रिटेन जैसा। ब्रिटेन ने तो किस तरह से दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर में लिया, यहाँ पे वो बात करनी है। ब्रिटेन पावर में कैसे आया, ब्रिटेन ने क्या क्या किया, उसके बारे में यहाँ पे अपन को पढ़ना है। ठीक है, There was no British nation before 18th century in Scotland। पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, बट धीरे धीरे ये जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो लोग है ना कैसे पहचाने जाते थे, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले, अच्छी स्पेनिश बोलने वाले, अच्छी स्कॉटलैंड वाली लैंग्वेज बोलने वाले, वो सबको हम लोग ब्रिटेन वाले लोग बोलते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे इंग्लिश वाले जो लोग थे ना उनकी वेल्थ बढ़ने लगी, तो वो लोग ज़्यादा पावर में आने लगे। वो लोग ज़्यादा पावर में आ गए ना, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया ना, उन लोगों ने स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस किया और उसको बोला अपन एक काम करते हैं यार, दूसरी जो मोनार्क है ना यहाँ का अपना, उसको हरा के तू मेरे साथ आ जा, अपन ये मोनार्क को हरा के अपन दोनों है ना यहाँ पे राज करेंगे। तो ठीक है, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस कर दिया और इंग्लैंड ने मोनार्की को 1688 में हरा दिया। ठीक है, उसके बाद हराने के बाद इंग्लैंड ने एक पार्लियामेंट बनाई, बट क्योंकि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था तो उसके पार्लियामेंट में मैक्सिमम जो मेंबर्स थे वो क्या थे, वो सारे इंग्लिश मेंबर्स से। तो स्कॉटलैंड की ज़्यादा चली नहीं और स्कॉटलैंड को प्रेशर में आके क्या करना पड़ा, अपने मतलब है ना
खुद को झुकाना पड़ा किसके सामने, ब्रिटेन के सामने। अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई, ब्रिटेन। भले स्कॉटलैंड ने भी हेल्प की थी उस मोनार्क को हटाने में, पर तो भी पूरी पावर अभी किसके हाथ में थी, ब्रिटेन के हाथ में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन को स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है स्कॉटिश लैंग्वेज, उसको हटा दिया गया। सब जगह ब्रिटिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अपोज करने के लिए ट्राई की, बट ब्रिटेन इतना पावरफुल था कि कोई कुछ कर नहीं पाया। जिस तरह से स्कॉटलैंड के साथ ब्रिटेन ने किया ना, उसी तरह से आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड में ना 2 टाइप के लोग रहते थे। आयरलैंड में ना एक तो है ना कैथोलिक लोग रहते थे और प्रोटेस्टर्स रहते थे। तो ये जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन लोग है ना, प्रोटेस्टर के पास गया, उसको बोले एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू ये कैथोलिक को हरा दे। ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स ने कैथोलिक को हरा दिया। इस वजह से है ना वो जो आयरलैंड है ना, उसकी यूनिटी थोड़ी टूट गई। और वहाँ पे क्या हुआ ना, ये प्रोटेस्टर थोड़े वीक पड़ गए, और वो लोग क्या दबाव में आके उन लोगों को बाद में ब्रिटेन लोगों ने दबाव में, बोलते हैं ना हमने तेरे को जिताया, अब तेरे को भी हम लोगों की बात माननी पड़ेगी। तो दबाव में आके आयरलैंड को भी क्या करना पड़ा, ब्रिटेन के अंदर में आना पड़ा। उसके बाद स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन तीनों मिलके क्या बना, यूके बना। ठीक है, इतना समझ आया। अब अपन लोग एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th century in Scotland. The primary identity of people who inhabited the British were ethnic ones such as English, Welsh, Scotch, Irish. But English nation steadily grew in wealth and extended its influence. आया समझ इतना? ठीक है। English Parliament seized the power from monarchy in 1688 at the end of protracted conflict. Was the instrument through which a nation state though at England at its center came to be forged. मतलब उसको हराने के बाद एक नेशन स्टेट बनाया गया जहाँ पे मेन पावर किसका था, इंग्लैंड का था। ठीक है, द एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइन, एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ने मिलके इनको हराया था। उसको बोला गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर उसके अंदर ज़्यादा पावर किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी। तो स्कॉटलैंड यहाँ पे दब गया और स्कॉटलैंड को अब क्या होना पड़ा, ब्रिटेन के अंदर में आना पड़ा। बाय इन्फ्लुएंसिंग, उन लोगों ने इन्फ्लुएंस करके उनसे ये साइन करवा दिया। इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। ठीक है, स्कॉटलैंड कल्चर वॉज सप्रेस, स्कॉटलैंड के पूरे कल्चर को अब दबा दिया गया। जो कैथोलिक लोग थे, जो स्कॉटिश लैंग्वेज बोलते थे, उन लोगों को ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं दिया गया। सब जगह से स्कॉटिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, फोरबिडन कर दिया गया। ठीक है, आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड सफर सिमिलर फेट, जैसा स्कॉटलैंड के साथ हुआ वैसा ही कुछ आयरलैंड के साथ हुआ। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टर्स। इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टर्स ऑफ आयरलैंड टू क्रिएट डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर डोमिनेंस वर सप्रेस। कैथोलिक ने ट्राई किया कि यार हम लोग को तो नहीं चलेगा, तुमने प्रोटेस्टर को जिता दिया, हमको नहीं चलेगा, पर इंग्लैंड ने तो क्या उस चीज़ को दबा दिया। ठीक है, उसके बाद ये इतने सारे रिवॉल्ट हुए, इतनी टेंशन की वजह से ये सारे लोग, प्रोटेस्टर लोग भी वीक पड़ गए और फोर्स करके आयरलैंड को भी किसके अंदर में डाल दिया गया, यूके के अंदर में डाल दिया गया इन 1801। न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म थ्रू प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लैंड कल्चर, इंग्लिश ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक नया नेशन बनाया गया जहाँ पे इंग्लिश कल्चर था, इंग्लिश लैंग्वेज थी, इंग्लिश फ्लैग था, इंग्लिश एंथम थी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ क्या हुआ। अब आते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। एक्चुअली 18 और 19 सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग सोच रहे थे हम हमारे नेशन को एक फेस कैसे दें, तो उन लोगों ने कंसेप्ट को फ्रेम किया, उसको उन लोगों ने बोला पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब अपन लोग कोई नॉन ह्यूमन थिंग के अंदर ह्यूमन वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे कि तुम लोग है ना ये कोट्स और देखा है, उसमें वो आइस पे क्लोज होता है, उनके हाथ में है ना वेइंग मशीन होती है, वो लेडी को देखा है राइट। वो लेडी क्या है, वो लिविंग थिंग है नहीं, पर वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो किसी चीज़ का फेस है। वो किस चीज़ का फेस है, जस्टिस का फेस है राइट। तो ये पर्सोनिफिकेशन का कंसेप्ट लाया गया ताकि नेशन को कुछ आइडेंटिटी दी जा सके। तो दो है ना लेडीज़ को चूज़ किया गया नेशन के फेस की तरह। फ्रेंच में मरानी को चूज किया गया और जर्मन में जर्मेनिया को चूज किया गया। किसको, मैरिने एंड जर्मेनिया, मैरिने एंड जर्मेनिया। मैरिने किसके, फ्रेंच की, जर्मेनिया किसकी, जर्मन नेशन की। ठीक है,
अब मैं तुमको बता देती हूँ मैरिनिया एंड जर्मेनिया के क्या क्या फीचर्स एक बार देख लो। मैरिनिया क्या बताती है, लिबर्टी एंड रिपब्लिक बताते हैं। उनके पास रेड कैप है। रेड कैप है ना जस्टिस के लिए होती है। नहीं, रेड कैप लिबर्टी का सिंबल होती है और जस्टिस का सिंबल क्या है, वो ब्लाइंड फोल्डेड लेडी जिनके हाथ में वेइंग स्केल होती है, ठीक है। मैरिनिया के हाथ में क्या, मैरिनिया रेड कैप पहना हुआ था, उनके हाथ में ट्राई कलर था। उसके बाद वो पब्लिक में उनको उनका जो स्टैचू है ना उसको खड़ा कर दिया गया था ताकि लोगों को समझाया सके कि हमारा ये नेशनल सिंबल है। मोरोवर मैरिनिया का जो सिंबल है ना उसको है ना फ्रेंच लोगों ने अपने कॉइन्स में प्रिंट कर दिया, अपने स्टैम्प्स में प्रिंट कर दिया ताकि लोगों को पता सके ये हमारा नेशनल सिंबल है। जैसे अपना नेशनल सिंबल अपने कॉइन पे है ना, वैसे इनका भी नेशनल सिंबल उनके कॉइन्स पे है, ठीक है। जर्मन का क्या था सिंबल, जर्मेनिया कौन थे, जर्मेनिया ना काउंट पहना था ओक लीव्स का। क्यों ओक लीव्स का, जर्मन में जो ओक लीव है ना वो है ना किसके लिए स्टैंड करती है, हीरोइज्म के लिए। मतलब जो हीरो लोग होते हैं ना वो लोगों को ये ओक का है ना क्राउन पहनाया जाता है। तो जर्मेनिया को भी क्या पहनाया गया था, ये ओक का क्राउन पहनाया गया था। ओके स्टूडेंट, समझ आया विजुअलाइजिंग द नेशन। इसके बाद आप लोगों का सिर्फ एक टॉपिक बाकी रहा, वो मैं Q&A के साथ ले लूँगी कल। अभी तक मैं आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि कल Q&A के साथ ही आप लोगों का डाउट सेक्शन भी हो जाए। तो उसके बाद अपना ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद अपन नया सब्जेक्ट चालू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।